मेरी शादी हुई तो मैं बहुत डरी हुई थी क्योंकि मेरे पेट में किसी दूसरे का बच्चा था। इसलिए मेरी माँ ने मुझे 1 माह में ही शादी करके विदा कर दिया था ताकि यह सच किसी को पता न चल सके। मेरा पति तो खुद एक डॉक्टर था। मैं इसी परेशानी में थी कि तभी मेरा पति कमरे में आया और मुझे देखते हुए बोला, तुम्हारा चेकअप करना है, अगर मेरा शक सही हुआ तो डिवोर्स दे दूंगा। मैं और ज़्यादा डर गई, लेकिन फिर मेरे पति ने अपने डॉक्टरी के बैग से ऐसी चीज़ निकाली कि मेरी आंखें फटी रह गई। मेरा नाम शीतल है और मैं एक छोटे से गांव के छोटे से घर में पैदा हुई। हम 6 बहनें थी और बहनों में मेरा नंबर सबसे पहले था, बाकी मुझसे छोटी थी। मेरे पापा की मृत्यु हमारे बचपन में ही हो गई थी और उसके बाद जैसे तैसे करके मम्मी ने ही हमें पाला था। मेरी मम्मी पापा ने पसंद की शादी की थी, इसी वजह से मम्मी के माँ बाप और पापा के माँ बाप दोनों ने उनका बायकॉट कर दिया था। इसलिए पापा के बाद मम्मी के पास सिवाय हम बेटियों के कोई भी रिश्ता नहीं था। मेरे पापा पढ़े लिखे थे और वह एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाते थे, जबकि मेरी मम्मी कुछ खास पढ़ी लिखी नहीं थी। वह बस मैट्रिक पास थी, क्योंकि जब वह मैट्रिक में थी तब से इनका रिश्ता चल निकला था। और फिर मम्मी पापा ने भागकर शादी कर ली और फिर शादी के 1 साल बाद मैं पैदा हुई थी और मम्मी की पढ़ाई हमेशा के लिए छूट गई। मम्मी ने एक बार अपनी पुरानी बातें बताई थी कि उनका जन्म एक जॉइंट फैमिली में हुआ था, जहाँ चाचा, बड़े पापा और उनकी पत्नी, बच्चे सब एक साथ रहते थे। उनकी फैमिली में लड़कों और लड़कियों को बराबर ट्रीट किया जाता था और हर एक को अपनी ज़िंदगी जीने की पूरी आज़ादी दी गई थी। उनके पापा यानी कि मेरे नाना टैक्स डिपार्टमेंट में एक बड़े पद पर थे और उनके चाचा और बड़े पापा भी बड़े बिजनेस के मालिक थे। घर में पैसों की कमी नहीं थी, सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे और एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। किसी किस्म का झगड़ा या दौलत का लालच किसी भी इंसान में नहीं था। सब एक दूसरे के दोस्त थे और सबकी भलाई चाहते थे। मम्मी ने बताया कि उनके बचपन में ही उनके बड़े पापा के बेटे राहुल से मंगनी तय कर दी गई थी, लेकिन जैसे जैसे मम्मी बड़ी होती गई उन्हें लगने लगा कि बचपन में जोड़े गए बेनाम रिश्ते किसी काम के नहीं होते जब उन पर दिल ही ना धड़कता हो। मम्मी बताती है कि उनके मंगेतर राहुल बचपन से ही बहुत शर्मीले किस्म के थे। वह किसी से ज़्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन जैसे जैसे वह बड़े होते गए उनके अंदर से शर्म की आदत निकल गई और वह एक अच्छे इंसान बनने लगे। मम्मी ने बताया कि फैमिली में सबसे ज़्यादा कोई गुड लुकिंग था तो वह उनके मंगेतर राहुल थे, लेकिन इसके बाद भी मम्मी को राहुल कभी पसंद नहीं आए थे। उनके घर का माहौल भी अच्छा था और फिर दोस्तों ने राहुल का नाम लेकर इतना छेड़ा कि उन्हें छोटी क्लास में ही पता चल गया था कि वह उनके मंगेतर है। और फिर धीरे धीरे जब मम्मी और राहुल दोनों बड़े होते गए तो मम्मी को पता चल गया कि बचपन की मंगनी सिर्फ मंगनी तक ही नहीं है, बल्कि राहुल उनको पसंद करता है। पसंद ही नहीं करता बल्कि उनके लिए बहुत ज़्यादा पजेसिव भी है और मम्मी को उसकी यही बात बहुत बुरी लगती थी। वह उनको लेकर बहुत जल्द हाइपर हो जाते थे। मम्मी कहती है कि अगर फैमिली में सबसे ज़्यादा डसिंग राहुल था तो फैमिली में सबसे ज़्यादा गुस्से वाला भी राहुल ही था। उसका गुस्सा बहुत तेज था और कभी कभी मम्मी को लगने लगता था कि वह साइको है, खुद के आगे किसी के बारे में नहीं सोचते, मम्मी पर अपना हक समझते थे। और एक बार तो उन्होंने मम्मी के चाचा के बेटे का हाथ तोड़ दिया था, सिर्फ इसलिए कि उसने मम्मी का हाथ यूं ही मजाक में पकड़ लिया था। मम्मी 9वीं क्लास में थी और वह 12वीं क्लास में थे, लेकिन गुस्सा इतना था कि वह 30-40 के जवान मर्द में भी ना हो। मम्मी बताती है कि उनके अपने माँ बाप यानी कि मेरे नाना नानी ने कभी भी उनको किसी बात के लिए रोक टोक नहीं की थी और हर बात की आज़ादी दे रखी थी, लेकिन राहुल उन्हें कैद करके रखना चाहते थे। वह साइको आशिक जैसे थे जो अपनी महबूबा को दुनिया से छुपाकर अपने पैरों में रखना चाहते हैं, चाहे मासूका का दम घुट जाए, और यही उनमें कमी थी। एक बार भाई का हाथ तोड़ा तो घर वालों ने प्यार से समझाकर इग्नोर कर दिया और यहीं से उनकी हिम्मत बढ़ी। फिर उन्होंने मम्मी के दांत तोड़ दिए क्योंकि मम्मी उनसे बात करते हुए किसी बात पर मुस्कुरा दी थी। इस बार तो हद हो गई थी और मम्मी को राहुल से नफरत हो गई थी। राहुल की हरकतें किसी नॉर्मल इंसान की हरकतें जैसी नहीं थी। यही बात मम्मी ने जब बड़े पापा से कही कि अपने साइको बेटे का कहीं इलाज कराओ, तो पहली बार मम्मी के बड़े पापा ने मम्मी के मुंह पर थप्पड़ दे मारा था और इसी बात ने मम्मी की नफरत को और हवा दे दी थी। इन्हीं दिनों राहुल का रिजल्ट आ गया था और साथ ही उसको इंग्लैंड के एक मेडिकल कॉलेज से स्कॉलरशिप ऑफर आए, तो मम्मी के बड़े पापा ने उसे वहां भेजने की सारी तैयारी कर ली थी, जबकि वह वहां नहीं जाना चाहता था। और जब गया तो जाते हुए सब भाई को वार्न करके गया था कि कोई भी मम्मी के आसपास नजर ना आए। राहुल से सब भाई इस कदर डर गए थे कि वह मम्मी के आसपास नजर भी नहीं आते थे। यहाँ मम्मी अकेली और तन्हा हो गई थी और हर गुजरा लम्हा उनके दिल में राहुल की नफरत की जड़ मजबूत कर देता था। इसी बीच मम्मी के स्कूल में एक नई लड़की का एडमिशन हुआ जो मुंबई से माइग्रेशन करवा के यहाँ आई थी, क्योंकि उसके पापा की पोस्टिंग यहाँ हुई थी। मम्मी की इस लड़की से, जिसका नाम रिया था, उससे अच्छी दोस्ती हो गई थी और इसी दोस्त के जरिए मम्मी की मुलाकात मेरे पापा से हुई। मम्मी की वह दोस्त रिया
मेरे पापा की बहन यानी कि मेरी बुआ थी। वह तब दोनों एमएससी फिजिक्स कर रहे थे और मम्मी से उम्र में बहुत बड़े थे। लेकिन पहली नज़र की मोहब्बत में मम्मी पापा दोनों के दिल में मोहब्बत जगा दी थी और पापा भी मम्मी की मोहब्बत में बह गए थे। मेरे पापा बहुत शांत स्वभाव के थे, अच्छे इंसान थे और वह मम्मी के साथ जीवन गुजारना चाहते थे। मम्मी ने मुझे बताया कि जब तुम्हारे पापा ने मेरे लिए रिश्ता भेजा तो मेरे माँ बाप ने तुम्हारे पापा और उनके परिवार की बहुत बेइज्जती की थी। और एक तो मैं राहुल की मंगेतर थी, ऊपर से तुम्हारे पापा मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े थे। मेरे घर वालों को इतना ऐतराज़ था कि उन्होंने तुम्हारे पापा से मिलना भी ज़रूरी नहीं समझा। बेइज्जती की वजह से तुम्हारे दादा दादी भी अब कुछ भी हो जाता मेरी और मेरे घर वालों की शक्ल नहीं देखना चाहते थे। लेकिन मैं और तुम्हारे पापा यूँ घर वालों की वजह से अपनी मोहब्बत की कुर्बानी नहीं दे सकते थे। इसलिए लाख घर वालों को मनाने पर भी जब वह न माने हमने चुपकर विवाह करने का फैसला कर लिया और एक दिन चुपके से विवाह कर भी लिया। यह खबर जब मेरे घर वालों ने सुनी तो जिंदगी में पहली बार मेरे पापा ने मुझे मारा था और फिर शायद उन्हें भी मुझ पर तरस आ गया था जो उन्होंने तुम्हारे पापा को बुलाया और मुझे उनके साथ यह कहकर भेज दिया कि अब उनका मुझसे और मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं, इसलिए अब वह कभी मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते। जितनी जल्दी हो सके हम दोनों यह शहर छोड़कर चले जाएं क्योंकि राहुल को पता चल चुका है और वह गुस्से से पागल हुआ इंडिया आने को तैयार है और अगर वह आ जाएगा तो मुझे और तुम्हारे पापा को जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं उसको जानती थी, वह गुस्से में अपना आपा खो देता था, इसलिए मुझे उस शहर को छोड़ना ही बेहतर लगा। और दूसरी तरफ तुम्हारे दादा दादी भी गुस्से से भरे बैठे थे। उन्होंने तो हमें घर में घुसने भी नहीं दिया और दरवाजे से ही विदा कर दिया था। मैं और तुम्हारे पापा मुंबई से निकले और यहाँ दिल्ली में आकर बस गए। तुम्हारे पापा पढ़े लिखे थे तो उन्हें अच्छी नौकरी मिल गई और ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरने लगी थी और ऐसे ही हमारा आशियाना खुशियों से भरा होता अगर तुम्हारे पापा को भगवान अपने पास ना बुला लेते। मैं उनकी बड़ी और समझदार बेटी थी और वह अपनी हर बात जैसे हम दोनों सहेलियाँ हो गई थी और मुझे भी पापा की याद आ गई थी। मैं 12 साल की थी जब पापा का रोड एक्सीडेंट हुआ और वह दुनिया से चले गए। उनके साथ की ज़िंदगी और उनके बाद की ज़िंदगी में बहुत फ़र्क था। उनके साथ की ज़िंदगी रंगीन और खूबसूरत थी, दुनिया की हर खुशी हमारे पास थी और उनके बाद ऐसा वक्त भी आया जब हम खाने तक को तरस गए थे और तब मम्मी ने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया और हम 6 बेटियों को पालने लगी। पहले मम्मी के पापा और फिर मेरे पापा ने उन्हें फूलों की सेज पर रखा था और अब हम कांटों पर पड़े थे तो बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन वे यूं ही मेहनत करती रही और हम बड़े होते गए। मुझे मम्मी ने दोस्त समझकर सब बताना शुरू किया तो मेरा डिप्रेशन में पढ़ाई से मन उचट हो गया। मैंने मम्मी से कह दिया कि वह अपनी मेहनत की कमाई मुझ पर न खर्च करे, मैं पढ़ नहीं सकती। मैंने नौकरी पकड़ ली जहाँ मुझे 20,000 मिलते थे। मैं जब मम्मी के हाथ पर इन पैसों को रखती तो उनके चेहरे पर छाई खुशी देखकर मैं खुश हो जाया करती थी। मुझसे छोटी बहनें पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी और मुझसे साल भर छोटी ने मैट्रिक के इम्तिहान में पूरे बोर्ड को टॉप किया था और फिर उसका एडमिशन अच्छे और बड़े कॉलेज में हुआ था। सब बहनें पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी और मम्मी की मेहनत को खराब नहीं जाने देना चाहती थी। मम्मी भी हम सब से बहुत मोहब्बत करती थी और भरोसा करती थी, लेकिन एक दिन उनका सारा भरोसा टूटकर खत्म हो गया। उनकी सारी जिंदगी की मेहनत एक पल में खत्म हो गई थी और इसे खत्म करने वाली मैं थी। मैंने उस औरत की मेहनत को मिट्टी में मिला दिया था जिसने अपनी जवानी हमें संवारने में गुजार दी थी। मुझसे गलती नहीं बल्कि एक भयानक पाप हो गया था, ऐसा पाप जिसकी माफ़ी नहीं थी। मेरे उठाए एक गलत कदम ने मेरी बहनों का भविष्य खतरे में डाल दिया और मेरी माँ का सब बहनों से भरोसा खत्म करवा दिया। वह किया था जिसने आसमां सिर्फ मेरे सिर पर ही नहीं बल्कि मेरे साथ साथ मेरी बहनों और मेरी माँ के सर पर भी गिरा दिया था और ऐसा गिराया था कि अब हम में से किसी की हिम्मत नहीं थी हम सर उठाकर चल सके। हुआ यूँ था कि मैं जिस फैक्ट्री में जाया करती थी उस फैक्ट्री के मालिक से उसका एक दोस्त मिलने आया था और फिर वह दोस्त फैक्ट्री में आ जाया करता था। उसका नाम रवि था और वह मुझे देखकर एक दिलकश मुस्कुराहट पास करता था। शुरू में मुझे उस पर गुस्सा आया, फिर मुझे वह अजीब लगा, लेकिन फिर धीरे धीरे मैं उसके आने और उसके मुस्कुराने की आदी हो गई थी। मगर उसने बात ना की थी, लेकिन मुझे लगने लगा कि मेरी कहानी भी बिल्कुल मेरी माँ की तरह होगी, क्योंकि मैं 18 साल की थी और रवि 40 साल के लगभग था। लेकिन उसकी ड्रेसिंग सेंस देखने लायक थी। वह निहायत ही स्मार्ट और हैंडसम था और फैक्ट्री की हर लड़की उसे देखकर स्माइल पास करती थी, लेकिन वह सिर्फ मुझे देखकर मुस्कुराता था। इस बात ने मुझे जरा मगरूर कर दिया था। ऐसे ही कुछ दिन गुजरे तो रवि ने मुझे यूं ही आते जाते थोड़ी बहुत बात करनी शुरू कर दी, जो कुछ ही दिनों में बहुत सारी बातों तक आ पहुंची और फिर थोड़े ही वक्त में हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे और अब वह रोज फैक्ट्री आ जाया करता था
और रोज़ मेरे लिए एक गिफ्ट लाया करता था। मैं थी कि फला दोस्त ने दिया है और फलाने ने दिया है। मम्मी को अपनी बेटियों पर, खासकर मुझ पर बहुत ज़्यादा भरोसा था। वह मेरी बात का यकीन कर लिया करती थी और मैंने भी सोच लिया था जैसे ही रवि अपने दिल की बात करेगा मैं भी मम्मी से बात कर लूँगी। और मुझे यकीन था कि मम्मी मेरे साथ वह नहीं करेगी जो उनके साथ हुआ था। वह मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती थी और मेरी पसंद की शादी तो करवा ही सकती थी। मेरी मम्मी ने यही सिखाया था कि मोहब्बत करने में कोई पाप नहीं, तो मुझे यकीन था कि मेरी मोहब्बत को करने में भी उनको कोई ऐतराज़ नहीं होगा। मैं इन दिनों बहुत खुश थी, बल्कि हवाओं में उड़ती फिरती थी। एक डैशिंग और इतना अमीर आदमी मुझ पर फिदा था, लेकिन फिर मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं मोहब्बत में बहक गई और एक पाप कर बैठी। ऐसा पाप जो सारी जिंदगी तड़पने को काफ़ी था। हुआ कुछ यूँ कि मेरा बर्थडे आ गया। हालात तंग होने के बाद भी मेरी मम्मी ने बर्थडे केक मंगवाया। मेरी बहनों ने चंद मिनटों में ही बर्थडे थीम तैयार की। हम माँ बेटियों ने इस दिन बहुत मस्ती की थी और मैं इस खुशी में बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि रवि ने कहा था कि उसने कल मेरे लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया है और उस सरप्राइज़ में मुझे अपने दिल का हाल सुनाएगा। कल के दिन के लिए मैं बहुत बेताब थी और फिर सारी रात जागकर मैंने कल होने का इंतज़ार किया और फिर अगले दिन घर से फैक्ट्री के लिए निकली। लेकिन फैक्ट्री नहीं गई, बल्कि रवि के बताए हुए पार्लर पर गई, जहाँ मेरी अपॉइंटमेंट रवि ने पहले ही बुक कर रखी थी। और फिर 2 घंटे मेहनत के बाद ब्यूटिशियन ने मुझे परी बना दिया था। मुझे आईने में देखकर खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि यह मैं हो सकती हूँ, क्योंकि मैंने खुद पर कभी ध्यान नहीं दिया था। ब्यूटिशियन के मेकअप और डिजाइनर फ्रॉक में मैं आसमान से उतरी परी लग रही थी और यह सोचकर मैं शर्मा गई, रवि देखेगा तो देखता ही रह जाएगा। मुझे थोड़ी देर बाद बताया गया कि गाड़ी मुझे लेने आई है। मैं बाहर आई तो एक सफ़ेद कार खड़ी थी। ड्राइवर ने भागकर मेरे लिए दरवाज़ा खोला और मैं गाड़ी में बैठ गई। रवि मुझे लेने नहीं आया था, मतलब सरप्राइज़ बहुत बड़ा था। कुछ देर के सफ़र के बाद मैं शहर की रौनक से हटकर एक खूबसूरत और शांत जगह पहुंची। सामने खूबसूरत फार्म हाउस था और फार्म हाउस के अंदर जाने की सीढ़ियों पर फूल ही फूल थे। मैं इतना खुश थी कि मैं सब कुछ भूल चुकी थी और याद था तो सिर्फ रवि। मुझे इतना स्पेशल फील करवाकर उसने मेरे दिल में अपने लिए मोहब्बत और बढ़ा दी थी। मैं फूलों से ढके रास्ते से होती हुई फार्म हाउस में दाखिल हुई तो फार्म हाउस की सजावट देखकर मैं दंग रह गई। मेरी फ्रॉक पर्पल रंग की थी और सारे फूल भी पर्पल ही थे। यहाँ तक कि रवि ने भी पर्पल 3 पीस सूट पहन रखा था। यह सारी तैयारी मेरी सालगिरह के लिए थी और एक बहुत ही खूबसूरत केक मंगाया था जिस पर मेरी जैसी पर्पल फ्रॉक पहने गुड़िया बनी हुई थी। मैंने रवि के साथ मिलकर केक काटा। रवि ने गिफ्ट में मुझे डायमंड का सेट दिया और इतना महंगा गिफ्ट इंसान उसी को देता है जिससे वह मोहब्बत करता है। गिफ्ट के बाद एक और गिफ्ट था। जब रवि ने मुझसे मोहब्बत का इजहार करना था, वह मेरा हाथ पकड़े मुझे एक कमरे में ले आया जो अंधेरे में डूबा हुआ था। और फिर जैसे ही रवि ने लाइट जलाई, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस कमरे में कोई ऐसी जगह न थी जहाँ मेरी फोटो ना हो। हर तरफ मैं ही मैं थी। और फिर रवि ने घुटनों पर बैठकर मुझसे मोहब्बत का इजहार किया था। मैं खुशी के मारे कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। रवि ने मेरी उंगली पर अंगूठी पहनाई और मुझे जोर से अपने साथ लगा लिया था। मैं उसकी पनाहों में बहुत खुश थी। मैं उसकी इतनी मोहब्बत देखकर खुशी से मदहोश हो चुकी थी। इस मदहोशी में क्या क्या हो गया मुझे होश ना रहा था। इस दिन रवि ने मोहब्बत के आगे की हद पार की थी और मैंने उसका पूरा पूरा साथ दिया था। जब मेरी मदहोशी कम हुई तो मैंने खुद को बेड पर रवि की पनाहों में पाया था और मैं कपड़ों के बिना थी। तो मतलब यह था कि मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठी थी, जिसका मुझे एहसास हुआ था। लेकिन रवि ने मुझे यह कहकर तसल्ली दिला दी कि वैसे भी हम दोनों बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं, तो इतना तो चलता है। मैंने रवि की बेपनाह मोहब्बत देखी थी, इसलिए इसके बाद बार बार मैं और रवि ये पाप करते रहे और वह मुझे बार बार तसल्ली देता रहा और अब वह शादी की बात को भी टालने लगा था। मुझे महसूस हो रहा था कि उसे मेरी करीबी के सिवा मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है। और तभी एक दिन अचानक से मेरी तबीयत खराब हो गई। मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मेरा चेकअप करने के बाद जो बात मुझे बताई, उसने मेरे पैरों तले जमीन निकाल दी। मैं माँ बनने वाली थी। मैं फौरन रवि को यह बात बताने गई, लेकिन उसके फ्लैट पर ताला लगा था और पड़ोस से पता चला कि वह तो चंद दिन पहले ही यहाँ रहने आया था। और अब मैनेजर जो इसका दोस्त था, उसने बताया कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता और यह भी बताया कि रवि इस तरह के फ्लर्ट करता रहता है। लेकिन मैं खुद को तसल्ली दे रही थी कि रवि मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा, वह वापस आएगा। मैं उसका फ़ोन मिला मिलाकर थक चुकी थी, लेकिन उसका नंबर रिचेबल नहीं था। मेरी परेशानी दिन पर दिन बढ़ रही थी और मेरा वजन भी बढ़ रहा था। मैं किसी को यह नहीं बता सकती थी और अगर मम्मी को पता चल जाता तो मुसीबत आ जाती और मुसीबत को तो एक दिन आना ही था। तो मुसीबत आ गई। मम्मी ने मेरे बैग में मेरी टेस्ट रिपोर्ट देख ली थी
और इस दिन मैंने मम्मी को बिलक बिलक कर रोते देखा था। मैंने उनके भरोसे का खून कर दिया था और वह रोते हुए यही कह रही थी कि मैं उन्हें बता देती तो वह इज्जत से मुझे रुखसत कर देती। यह सब तो ना देखना पड़ता, लेकिन यह सब हो चुका था और मैं मम्मी से माफ़ी मांग मांग कर थक चुकी थी। लेकिन मम्मी ने मुझसे मुंह मोड़ लिया था। बहनों पर भी इतनी पाबंदियां लगाती थी कि वह मुझे देखना नहीं चाहती थी। मम्मी ने पाप की पोटली यानी कि मुझे ठिकाने लगाने का सोच लिया। रिश्ते वाली फुआ को रिश्ता लाने को कहा, चाहे किसी अंधे लंगड़े का ही क्यों ना हो, और फुआ रिश्ता ले भी आई। मम्मी ने लड़के को देखे बिना हाँ कह दी थी और फिर मेरी शादी करवाकर बिना मुझसे मिले मुझे घर से भेज दिया। यहाँ तक कि उन्होंने ना खुद अपने दामाद को देखना जरूरी समझा और ना मुझे दिखाया। फुआ के साथ ही मैं दुल्हन बनी अपने पति के घर आ गई थी। वह शायद मेरे पति की जानने वाली थी। वह मुझे कमरे में बिठाकर जा चुकी थी। वह एक अच्छा और बहुत बड़ा घर था। मैं वैसे ही बहुत ज्यादा डरी हुई थी। मेरे पेट में किसी दूसरे का बच्चा था और अब मैं किसी दूसरे की पत्नी थी। मम्मी ने कहा था कि यह बात किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मैं इस बात को छुपा कर रखूं और कुछ दिन बाद बता दूं मैं माँ बनने वाली हूँ, तो मेरा पति यही समझेगा कि यह उसी का बच्चा है और मेरी बदनामी भी नहीं होगी। लेकिन अभी कुछ देर पहले जो बात फुआ बताकर गई उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। फुआ ने कहा था कि मेरा पति डॉक्टर है और अगर वह डॉक्टर था तो मैं चाहकर भी उससे यह सच नहीं छुपा सकती थी। और आज शादी की पहली रात थी। मेरी हकीकत उसके सामने खुल जानी थी। इसी वक्त कमरे का दरवाजा खुला और मेरा पति अंदर दाखिल हुआ। मेरा दिल धक धक कर रहा था। चेहरे पर कई रंग आ जा रहे थे। मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। मेरा पति आया और जो बात उसने कही उसे सुनकर मेरा रंग फीका हो गया और मेरा चेहरा लट्ठी की तरह यूं सफेद हो गया था जैसे मैं मर चुकी थी। मेरे पति ने कहा कि मेरा एक टेस्ट करेगा क्योंकि उसे मेरी हालत देखकर मुझ पर शक हो रहा है। वह जैसे जैसे जल्दी जल्दी में शादी हुई तो कोई पागल भी समझ सकता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह मेरा टेस्ट करेगा और जैसा वह समझ रहा है अगर वह ठीक हुआ तो वह मुझे डिवोर्स दे देगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं बुरी तरह फंस चुकी थी। मुझे शिद्दत से अपनी दूसरी बड़ी गलती का एहसास हुआ था जो मैंने शादी करके की थी। मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी। इससे अच्छा था कि मैं जहर खा लेती और फिर सबके लिए सब कुछ ठीक हो जाता। लेकिन अब सब कुछ खराब होने वाला था क्योंकि जैसे ही वह टेस्ट करता मेरा भरना फूट जाता और फिर वह मेरे साथ क्या करता यह मैं नहीं जानती थी। मैं डर से खुद में सिमट कर बेड पर बैठी थी। मेरा पति भी अलमारी से अपना डॉक्टर का बैग निकाल कर लाया। मेरे दिल की धड़कने की रफ्तार तेज हो गई थी और मैं जान चुकी थी कि आज मुझे मौत और बदनामी से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि यहाँ मुझे डिवोर्स होती और फिर सीधा मुझे जिंदगी को अलविदा कह देना था, क्योंकि इसके सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं था। मेरे पति ने अपने डॉक्टरी के बैग से मेरे सामने बेड पर रखा और फिर उसे खोलकर सबसे पहले जो चीज उसने निकाली उसे देखकर मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई, क्योंकि वह तो मेरी और रवि की फोटो थी और वह भी ऐसे वक्त का जब मैं रवि के धोखे को मोहब्बत समझकर बह गई थी और खुद को उसके हवाले कर दिया था। मेरे पति ने वह फोटो मेरे सामने फेंकी और फिर बैग से कुछ निकालने लगा। कुछ देर बाद उसने बैग से एक चमड़े की तरह की कोई चीज निकाली और उसे अपने चेहरे पर पहन लिया और फिर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरे सामने रवि नहीं खड़ा था बल्कि वह रवि का मुखौटा था जो मेरे पति ने अपने चेहरे पर लगाया था। उसने रवि के चेहरे वाला मास्क उतारा और फिर जब उसने मुझे अपना नाम बताया तो मेरे ऊपर एक बम सा गिर गया था। उसका नाम राहुल था, डॉक्टर राहुल। वह मम्मी का मंगेतर था जिसने मम्मी से बदला लेने का यह तरीका निकाला था। वह सब अपना कारनामा बता रहा था कि कैसे उसने मेरी मम्मी को ढूंढने में इतने साल लगा दिए और जब उसने मुझे देखा तो मुझे मेरी मम्मी की आदत नजर आई और फिर कुछ दिन में ही सब कुछ उसे पता चल गया और तब उसने यह खेल खेला। इंसानी शक्ल का एक मानस जो उसने बनाया और यह पहनकर वह मुझे धोखा दे रहा था ताकि मेरी माँ वैसे ही तकलीफ से तड़पे जैसे मेरी माँ के भाग जाने के बाद वह तड़पा था और मुझे ढूंढता रहा था। फिर उसने मेरा इस्तेमाल किया और क्या ही घिनौने तरीके से मुझे इस्तेमाल किया था। मम्मी ठीक कहती थी, राहुल एक पागल आदमी है और इस समय वह कोई जंगली लग रहा था। वह सच में साइको था और मुझे उससे डर लगने लगा था। वह मेरी मम्मी से बदला लेने के लिए न जाने आज मेरे साथ क्या करता। मैं एक बार फिर से बुरी तरह फंस चुकी थी और आधी सजा वह मेरे जरिए दे चुका था और बाकी आधी भी वह मेरे ही जरिए देना चाहता था। उसने अपने डॉक्टरी के बैग से रिवॉल्वर निकालकर उसमें गोलियां डालने लगा। एक माँ को मौत से भी बदतर तकलीफ उसके औलाद की मौत पर होती है और वह मुझे मारकर यह तकलीफ मेरी माँ को देना चाहता था। मैं जो कुछ देर पहले खुदकुशी का सोच रही थी अब मौत को अपने सामने देखकर मेरी टांगें कांपने लगी थी। मैं खुद को बचाना चाहती थी, लेकिन कैसे बचाती मैं खुद को इस दरिंदे से। लेकिन तभी मेरी नजर साइड पर रखे गुलदस्ते पर पड़ी और मैंने फौरन वह गुलदस्ता उठाया और उसके सर पर दे मारा। वह चकरा कर फर्श पर गिरा
और उसके हाथ से पिस्तौल दूर जा गिरी। उसने मेरे साथ जो कुछ किया था वह माफ़ करने के काबिल नहीं था। और इससे पहले कि वह उठ खड़ा होता, मैं कांपते हाथों से गुलदस्ता वापस उठाया और उसके सर पर मार मार कर कचूमर बना दिया। उसके बाद मैं चीखने लगी थी और दरवाजा खुलकर बाहर भागी, मगर लहंगे में फंसकर धड़ाम से सीढ़ियों से नीचे गिरी थी। मेरा पूरा शरीर दर्द से चूर हो गया था और मुझे महसूस हुआ कि मेरा बच्चा पेट में सांस लेना छोड़ चुका है। उसके बाद मैं होश खो बैठी और मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी। मेरे पास मेरी माँ थी। मुझे अपना शरीर हल्का फुल्का सा महसूस हुआ था। मेरी आंख से बहुत आंसू निकले थे। मैं अपना बच्चा खो चुकी थी। मैंने रोते हुए माँ को सारी बात बता दी। मैंने यही बयान पुलिस को भी दिया था, जो मुझे डॉक्टर राहुल की मौत के इल्जाम में गिरफ्तार करके ले गई थी। माँ ने अपने जेवरात और घर जो पापा ने लिया था सब बेच दिए और एक अच्छा वकील किया, जिसने साबित किया कि मैंने डॉक्टर राहुल का खून सेल्फ डिफेंस में किया है। मुझे खुद को बचाने की जरूरत थी, इसलिए मैंने उसे मार दिया और मैं रिहा हो गई। माँ ने मुझे माफ़ कर दिया था और ज़िंदगी को हमने एक बार फिर नए सिरे से शुरू कर दिया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।